नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश गुप्ता, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आपका पुनः स्वागत है महाविद्यालय के YouTube चैनल पर। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वह है कि क्या प्लेटो एक फांसीवादी विचारक है। कुछ विद्वानों ने ऐसा आक्षेप किया है। एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान है राजनीति विज्ञान के, कॉल पॉपर। उन्होंने अपनी 1945 में एक पुस्तक प्रकाशित की, द ओपन सोसाइटीज एंड इट्स एनिमीज। इस पुस्तक में वो प्लेटो को फांसीवादी विचारक कहते हैं। कॉल पॉपर ने प्लेटो के अलावा हीगल को भी और मार्क्स को भी खुले समाज का शत्रु कहा है। प्लेटो भी इसमें शामिल हैं। तो क्यों इन्होंने ऐसा आक्षेप किया है? क्यों इन्होंने प्लेटो को खुले समाज का शत्रु कहा है? क्यों इन्होंने प्लेटो को फांसीवादी विचारक कहा है? इस पर चर्चा करने से पहले कि वो फांसीवादी विचारक हैं या नहीं, हमें सबसे पहले प्लेटो के विचारों को संक्षिप्त में जानना जरूरी है। प्लेटो के जो आदर्श राज्य शिक्षा संबंधी विचार हैं, दार्शनिक राजा संबंधी विचार हैं, न्याय संबंधी विचार हैं, साम्यवाद संबंधी जो विचार हैं, इनके बारे में मैं अपने पूर्व में वीडियो YouTube पर अपलोड कर चुका हूँ। आप वहाँ से उन्हें डाउनलोड करके आप उनका अध्ययन कर सकते हैं। तो प्लेटो के जो आदर्श राज्य संबंधी विचार है, उसमें शिखर पर दार्शनिक राजा विद्यमान है। दार्शनिक राजा के हाथों में पूरे शासन की सत्ता है। तो कुछ विद्वान ऐसा आक्षेप करते हैं कि दार्शनिक शासक के हाथों में जो सत्ता की चाबी है, इस आधार पर वो निरंकुश और अत्याचारी हो सकता है। प्लेटो कहता है कि दार्शनिक राजा सत्यम शिवम सुंदरम का ज्ञाता है, वो कोई गलती कर नहीं सकता। उसे लंबी शिक्षा प्रणाली दी गई है। लंबी शिक्षा प्रणाली के द्वारा उसकी आत्मा को प्रज्वलित किया गया है। उसे 50 वर्ष तक लंबी शिक्षा प्रणाली देने के बाद जब वो सभी परीक्षाओं में उत्तीर्ण होगा तो सर्वश्रेष्ठ जो ज्ञानी पुरुष है वो दार्शनिक राजा बनेगा। इसके अलावा भौतिक रूप से उसके भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए उसे निजी परिवार की मनाही की गई है। उसे निजी संपत्ति रखने का कोई अधिकार नहीं है। तो ये जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो दार्शनिक राजा को संपूर्ण बनाती है, ऐसा प्लेटो मानता है। और ऐसा दार्शनिक राजा कोई गलती नहीं कर सकता। लेकिन व्यवहार में देखा जाए तो कुछ विद्वान कहते हैं कि इतिहास में ऐसे कई उदाहरण भरे हुए हैं जहां ऐसे शासक को जब सत्ता की चाबी मिलती है, शासन की बागडोर जब उसके हाथों में होती है, वो निरंकुश, अत्याचारी और सर्वशक्तिमान हो सकता है। तो यही कारण है कि कुछ विद्वान ऐसा आक्षेप करते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि जो प्लेटो के आदर्श राज्य में नागरिकों की त्रिवर्गीय व्यवस्था है। मैं बता चुका हूँ कि जिनमें विवेक तत्व की प्रधानता है वो शासक बनेंगे, जिनमें साहस ज्यादा है वो सैनिक वर्ग में शामिल होंगे, जिनमें लालसा तत्व की प्रधानता है वो उत्पादक वर्ग में शामिल होंगे। लेकिन किसी भी एक वर्ग को जब एक वर्ग, जो उस वर्ग में कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति को उस वर्ग में जब स्थान दे दिया तो उसे अपना वर्ग परिवर्तित करने की अनुमति नहीं है। अर्थात जिसमें विवेक तत्व की प्रधानता है और एक बार जब उसे शासक वर्ग में स्थान दे दिया तो वो अपना वर्ग कभी भी चेंज नहीं कर सकता, कभी भी परिवर्तित नहीं कर सकता। तो कुछ विद्वान ये कहते हैं कि यहाँ पर लोगों के पास स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। स्वतंत्रता का मूल तत्व प्लेटो के सिद्धांत से गायब है। यदि परिवर्तन नहीं होगा तो सामाजिक जीवन है वो ध्वंस हो जाएगा। परिवर्तन समाज में जरूरी है। इस आधार पर भी कुछ विद्वान उनके सिद्धांत का विरोध करते हैं। फिर हम देखते हैं प्लेटो की जो शिक्षा प्रणाली है वो काफी लंबी है। 50 वर्ष तक लंबी शिक्षा प्रणाली है। उसके बाद ही उसमें उत्तीर्ण होने वाले लोगों को शासक वर्ग में स्थान मिलेगा। तो कुछ विद्वान इस आधार पर भी आक्षेप करते हैं कि इस लंबी शिक्षा प्रणाली के द्वारा लोगों का वास्तव में चारित्रिक विकास इतना लंबा है, इतना जटिल है कि उसको व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। इस रूप में इस लंबी शिक्षा प्रणाली को भी कई विद्वानों ने अव्यवहारिक बताया है। फिर हम बात करते हैं उसे साम्यवाद संबंधी विचारों की। वो कहता है कि शासक और सैनिक वर्ग को निजी संपत्ति से दूर रहना चाहिए। उनके पास निजी संपत्ति नहीं होगी क्योंकि वो उनको भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहता है। इसके अलावा उनका कोई निजी परिवार भी नहीं होगा क्योंकि परिवार कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, ऐसा प्लेटो मानता है। वो कहता है कि संतति को बढ़ावा देने के लिए अल्पकालिक विवाहों की अनुमति दी जाएगी, लेकिन जो
बच्चे जन्म लेंगे उन्हें राज्य अपनी शरण में ले लेगा, इसलिए न तो माता पिता को बच्चों के बारे में पता होगा, न बच्चों को उनके माता पिता के बारे में पता होगा। तो कई विद्वान कहते हैं बिल्कुल ये अव्यावहारिक है, पशु जगत के नियमों को आपने मनुष्य के सामाजिक जीवन पर लागू करने का प्रयास किया है। ये जो परिवार है ये मनुष्य को संबल देती है। तो ऐसा कुछ विद्वान हैं, ऐसे कई विद्वान हैं जो साम्यवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं, जो प्लेटो ने साम्यवादी व्यवस्था का जो चित्रण किया है उसका वो विरोध करके अस्वीकार करते हैं। अरस्तु भी हैं, वो कहते हैं कि संपत्ति तो संपिता का लक्षण है। जहाँ प्लेटो निजी संपत्ति की मनाही करते हैं तो संपत्ति के बगैर हर व्यक्ति अपना विकास कैसे कर सकता है। तो इस प्रकार कई विद्वान प्लेटो के इन सिद्धांतों का विरोध करते हैं, और चूंकि सारी व्यवस्था की जो बागडोर दार्शनिक राजा के हाथों में है, इसलिए कई विद्वानों जिसमें कॉल पेपर मुख्यतः उल्लेखनीय है, वो उन्होंने प्लेटो को खुले समाज का शत्रु कहा है। वो कहते हैं कि प्लेटो के जो विचार हैं, प्लेटो के जो आदर्श राज्य हैं, उनमें स्वतंत्रता के लिए कोई स्थान नहीं है। सारी व्यवस्थाएं दार्शनिक राजा के हाथों में है। वो निरंकुश हो सकता है, अत्याचारी हो सकता है, सर्वशक्तिमान हो सकता है। प्लेटो के सारे सिद्धांत हैं वो अव्यावहारिक हैं। ऐसा कई विद्वान आरोप लगाते हैं, और प्लेटो कॉल पॉपर ने इसी आधार पर प्लेटो को फांसीवादी विचारक कहा है। लेकिन अब हमें अब ये विश्लेषण करने का अब ये समय है कि क्या प्लेटो एक फांसीवादी विचारक हैं अथवा नहीं। हमने अभी प्लेटो के सारे विचारों का जब अध्ययन किया तो हम ये पाते हैं कि प्लेटो के जितने भी विचार हैं उनका उद्देश्य नैतिक कल्याण है, जबकि फांसीवाद नैतिक कल्याण पर आधारित नहीं होता। प्लेटो के सभी सिद्धांत नैतिक हैं, जबकि फांसीवाद तो पूरी तरीके से नैतिकता का विरोध करता है। प्लेटो का जो ये सिद्धांत संयम पर आधारित है। वो शासक को, सैनिक वर्ग को भ्रष्टाचार से दूर रखना चाहता है, उनकी आत्मा को प्रज्वलित करना चाहता है। इसलिए ये सिद्धांत हैं जो प्लेटो के वो संयम पर आधारित हैं, जबकि फांसीवाद संयम का पूर्णतया विरोधी है। इसलिए ये इस रूप में भी प्लेटो को फांसीवादी विचारक नहीं कहा जा सकता। प्लेटो का जो आधार है दर्शन का वो साम्यवाद है, वस्तुओं पर सामूहिक नियंत्रण, जबकि फांसीवाद तो साम्यवाद का पूरी तरीके से विरोध करता है। प्लेटो का जो दर्शन है, प्लेटो के जो सिद्धांत है वो विवेक पर आधारित है, लेकिन फांसीवाद तो विवेक का पूर्णतया विरोध करता है। तो इस रूप में भी प्लेटो को फांसीवादी विचारक नहीं कहा जा सकता। प्लेटो शांतिवादी है, वो युद्ध का समर्थन नहीं करते, जबकि फांसीवाद तो शांति विरोधी है। प्लेटो का जो दर्शन है, प्लेटो के जो सिद्धांत है वो आत्मनिर्भर राज्य की बात करते हैं, जबकि फांसीवाद साम्राज्यवाद की बात करता है। इसलिए किसी भी रूप में प्लेटो को फांसीवादी विचारक नहीं कहा जा सकता। तो आज हमने इस बात पर चर्चा की कि क्या प्लेटो एक फांसीवादी विचारक है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि प्लेटो को किसी भी रूप में फांसीवादी विचारक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि उनके सिद्धांत का आधार नैतिकता है, उनके सिद्धांत का आधार शांति है, वो आत्मनिर्भर राज्य की बात करते हैं, उनके दर्शन का आधार साम्यवाद है, वे संयम पर बल देते हैं, और उनका जो उद्देश्य है वो जन कल्याण है। तो इस रूप में प्लेटो को फांसीवादी विचारक नहीं कहा जा सकता। हम अगले वीडियो में प्लेटो की जो पद्धति, जिस पद्धति को उन्होंने अपने अध्ययन में अपनाया उसका अध्ययन करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।